So students, in the previous video we have discussed about the Thomson's atomic model. Now come on to the next model, Rutherford's model of an atom. Ernest Rutherford, with the help of Geiger and Marsden, designed an experiment to know how the electrons are arranged within an atom. देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड, जिन्होंने जीजर और मार्सडन इन दो साइंटिस्ट के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को समझा, एक एक्सपेरिमेंट करा जिससे ये मालूम पड़ सके कि इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे अरेंज्ड है. ही बॉम्बार्ड थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सबसे थिन गोल्ड फॉइल की शीट ली और उस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी, मतलब बौछार करी. अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? दीज आर डबल चार्ज द हीलियम आयंस हैविंग अ मास ऑफ 4u. मींस जो हीलियम आयंस होते हैं उनका डबल चार्ज वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स. तो इन पार्टिकल्स की किस पे बॉम्बार्डिंग करी उसने? गोल्ड फॉइल पर. He selected a gold foil because he wanted a layer as thin as possible. क्योंकि वो सबसे थिनेस्ट लेयर चाहते थे बॉम्बार्डिंग के लिए. तो उन्होंने किसको चूज किया? उन्होंने चूज किया गोल्ड फॉइल को. दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, यानी 1000 एटम्स 1000 टाइम्स और दूसरे एटम्स के एलिमेंट्स के एटम से थिक थी ये वाली चीज. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड बाय रदरफोर्ड. अब रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग हुई तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल है वो बिल्कुल एज अ स्ट्रेट पास हो गए, यानी ये अल्फा आपकी गोल्ड फॉइल थी और जैसे बॉम्बार्डिंग हुई तो एज इट इज सेम डायरेक्शन में निकल गए. सेकेंड, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल और बाय स्मॉल एंगल. और कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के डिफ्लेक्शन से पास हो गए, मतलब स्ट्रेट पास नहीं होकर थोड़ा सा एंगल का डिफ्लेक्शन आ गया उनमें, थोड़ा सा टिल्ट होके दूसरी डायरेक्शन में पास हो गए. थर्ड, वेरी फ्यू पार्टिकल्स मीन दैट इज 1 आउट ऑफ 12,000, यानी जितने भी अल्फा पार्टिकल्स पास हुए उनमें 12,000 में एक एटम ऐसा था एक पार्टिकल ऐसा था, अल्फा पार्टिकल अपीयर्स टू रीबॉन्ड, जो कि टकराकर वापस बाउंस बैक हो गया, बिल्कुल गया 12,000 में से और एक एटम वापस आ गया. ऐसे बहुत कम पार्टिकल थे, वेरी फ्यू पार्टिकल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस ने रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने निकाला कि फर्स्ट पॉइंट कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. क्या कहा उन्होंने? कि एटम का जो मैक्सिमम स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है. और वो किस बेसिस पे कहा? उन्होंने फर्स्ट पॉइंट के बेसिस पे कहा होगा, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए. Because of the most alpha particle pass through the gold foil without getting deflected. ठीक है. Second point, very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. और जो कुछ एटम्स थोड़े स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्टेड हो गए और दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गए, इसका मतलब क्या था कि एटम के अंदर थोड़ी बहुत स्पेस में क्या है आपके? पॉजिटिव चार्ज. थर्ड पॉइंट, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री. ठीक है, दैट इज दे रिबॉन्डेड. मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेट गए एज इट इज बाउंस बैक हो गए 180 डिग्री पर. दैट्स इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम. मतलब वो उन्होंने बोला कि ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी पॉजिटिव चार्ज टोटल मास है एटम का वो कहाँ कंसंट्रेटेड है? एटम के सेंटर में, बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम के अंदर. ठीक है, तो ये इन्होंने कंक्लूजन दिए. अब ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम हैविंग द फॉलोइंग फीचर. अब इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने आगे जो न्यूक्लियर मॉडल था उसके क्या क्या फीचर्स बताए. पहला था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज हाई डेंस सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस. देखिए थॉमसन में ये लिखी ये लिमिटेशन थी, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बात नहीं कही थी, यहां पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का जिक्र किया, इसके बारे में बताया. तो ये इनका एक प्लस पॉइंट था. ठीक है, तो कि उन्होंने बताया कि ये एक एटम के अंदर हाई डेंस सेंटर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं. नियरली द होल मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस. और एटम का जो पूरा होल मास है वो इस न्यूक्लियस के में रहता है. द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पार्ट. इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पार्ट में रिवॉल्व करता है. ये भी इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. द थर्ड, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस is 10 to the power minus 15 meter, is very small as compared to the size of the atom, that is 10 की पावर minus 10 मीटर. तो यार देखिए, एक तो इन्होंने न्यूक्लियस का जिक्र किया,
ठीक है, उन्होंने सर्कुलर पाथ की बात करी कि जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और इन्होंने न्यूक्लियस और एटम दोनों की साइजेस को के बारे में बताया। तो ये इनके एक फीचर्स थे इस मॉडल के जो थॉमसन ने नहीं बताए थे। नोट, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट हिज मॉडल ऑफ एन एटम वाज सिमिलर टू दैट आवर सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड ने इनका जो मॉडल था उसको हमारे सोलर सिस्टम से भी कंपेयर किया। इन द सोलर सिस्टम द डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जैसे हमको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इन द सेम मैनर इन एटम द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इन्होंने भी कहा सेम एज इट इज एटम के अंदर भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। सो दीज इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए इन्होंने एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन का नाम दिया या बोला। अब नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए इनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? फर्स्ट पढ़ते हैं कि फर्स्ट, एनी चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सीलरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, ये बात होती है। टू रिमेन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स वुड नीड टू अंडरगो एक्सीलरेशन, देयरफॉर इट वुड रेडिएट एनर्जी, दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। कि देखिए अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या एक्सीलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, और अगर एनर्जी रेडिएट कर देता है तो उसको अगर एनर्जी लॉस हो जाएगा तो वो कहां आके गिरना चाहिए, उसको न्यूक्लियस में, एटम के सेंटर में। इफ दिस वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। और अगर ऐसा होता है तो एटम क्या है, वो अनस्टेबल हो गया फिर वापस। देयरफॉर मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, मैटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट वी नो मैटर एग्जिस्ट। लेकिन हम जानते हैं मैटर तो एग्जिस्ट करता है। एवरीथिंग इज मैटर विच हैज सम स्पेस, विच ऑक्यूपाइज सम मास एंड हैविंग सम स्पेस। इट मीन्स दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये इनके जो लिमिटेशन थी, इसका मतलब है कि जो एटम्स है वो it is a quite stable, thus it could not explain the stability of an atom when charged electrons are moving under the attractive force of positively charged nucleus। तो इनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जो कि नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पूरे होल एटम का, तो ये इजीली रिवॉल्व करके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो उसको अपनी तरफ खींच क्यों नहीं रहा, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, और अगर अट्रैक्ट कर लेता है तो वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो ये इनका सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है या ड्रॉबैक ला के इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। सेकंड है इसका जो लिमिटेशन है रदरफोर्ड मॉडल की, रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ द एटम। देखिए जैसे आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में होता है एटम के, लेकिन इन्होंने इनके मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियरिफाई नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया। थैंक यू।